हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का ऐसा मॉडल पेपर जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं इस मॉडल पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पेपर में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और पेपर का पूर्णांक कितना होगा? 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे का समय रहेगा आपको पेपर को हल करने के लिए। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, OMR शीट में 20 प्रश्नों का उत्तर आपको भरना होगा। खंड आ में 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही सही भर देते हैं OMR शीट में, तो आपको पूरे पूरे मेरे प्यारे बच्चों नंबर मिल जाएंगे 20 के 20। राइटिंग आपकी चाहे अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला निर्देश है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का भी प्रयोग ना करें। एक बार आपने OMR शीट में उत्तर अंकित कर दिया, अब आप ना तो उसे काट सकते हैं, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 है या 2 है या कोई भी प्रश्न है और आपसे गलती हो गई, वो गलती कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? मान लीजिए पहले प्रश्न में ऑप्शन सही था डी वाला, डी विकल्प सही था और आपसे गलती हो गई, आपने क्या कर दिया? बी वाला ऑप्शन सही कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसको काट दूं इस तरीके से, या इसको इरेजर से खुरच दूं, साफ कर दूं, या इसमें व्हाइटनर लगा दूं? तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि एक बार आपने उत्तर अंकित कर दिया यानी गोला भर दिया, तो आप ना तो उसे काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये 20 नंबर भूल जाओ कि आपको मिलेंगे। तो ये सावधानी बरतनी है आप सभी को, और आपने हिंदी के पेपर में भी सावधानी बरता होगा, क्योंकि मैंने हिंदी विषय के जो मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए थे आपको बताया भी था OMR शीट भरने का तरीका। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो है 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी जो है निर्धारण किया गया है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा, आपको उसको अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात कॉपी में मजबूती के साथ बांधना अनिवार्य है। अगला निर्देश मेरे प्यारे बच्चों, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर
अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे खंड आ। अब खंड आ में 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और कुल 20 नंबर के प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका निर्देश यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को रट लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे 2024 यानी 7 मार्च 2024 के लिए भी ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है पहला मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? पहला है विकल्प इटली, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस देश से था? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नेपोलियन का संबंध था मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस देश से। किस देश से? नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। अब प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। पहला है विकल्प बिल गेट्स, दूसरा हेनरी फोर्ड, तीसरा एंड्रयू कार्नेगी, चौथा जेबी फुलटन। तो वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। देश की पहली जूट मिल, प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित की गई? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित की गई? पहला विकल्प है 1853 में कानपुर में, दूसरा 1854 में मुंबई में, तीसरा 1855 में कलकत्ता में और चौथा विकल्प 1856 में अहमदाबाद में। तो हमारे देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1855 में। कहां? कलकत्ता में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी विशेषता है जो 1929 में महामंदी आई थी उसकी विशेषता नहीं है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला है विकल्प कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, दूसरा विकल्प है काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे और तीसरा है विकल्प आय और व्यापार में काफी गिरावट आई, चौथा विकल्प है नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी उसकी विशेषता क्या नहीं थी? यहाँ पर पहला है विकल्प कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट। यहाँ पर क्या यह उसकी विशेषता थी? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह उसकी विशेषता थी, यानी इस महामंदी की विशेषता थी। काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, ये भी सत्य है। आय और व्यापार में काफी गिरावट भी आई थी, ये भी विशेषता थी आर्थिक महामंदी की। लेकिन नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे, ये विशेषता नहीं थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? पहला है विकल्प चीन, दूसरा विकल्प भारत, तीसरा विकल्प जर्मनी, चौथा विकल्प फ्रांस। तो हमारे विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चीन देश में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक का विकास हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? पहला है विकल्प सन 1924 ईस्वी में, दूसरा सन 1922 में, तीसरा सन 1925 में और चौथा सन 1926 में। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, यह उत्तर होगा इस प्रश्न का सन 1922 ईस्वी में।
एक प्रश्न और बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह प्रश्न आ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। और एक प्रश्न और बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश या गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इसका उत्तर हो जाएगा जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था किसने, जनरल डायर ने दिया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया, जनरल डायर ने। और चौरी चौरा कांड कब हुआ, सन 1922 में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है किसके मध्य। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प यहाँ पर एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, दूसरा विकल्प है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, तीसरा है विकल्प व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य, चौथा है विकल्प केंद्र एवं राज्यों यानी इकाइयों के मध्य। तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किसके मध्य होता है, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों केंद्र एवं राज्यों यानी इकाइयों के मध्य। प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। पहला है विकल्प लोकसभा में, दूसरा विकल्प है विधानसभाओं में, तीसरा है विकल्प पंचायती राज संस्थाओं में और चौथा विकल्प है राज्यसभा में। तो निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पर सुनिश्चित किया गया है, क्या लोकसभा में या विधानसभाओं में या राज्यसभाओं में। इनमें तो महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। कहाँ, पंचायती राज संस्थाओं में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप कौन सा है। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों लोकतंत्र, दूसरा विकल्प तानाशाह, तीसरा राजतंत्र, चौथा कोई नहीं। तो समकालीन विश्व में इस समय जो है विश्व भर में शासन का प्रमुख रूप कैसा है, किस तरह का शासन देखने को मिल रहा है, लोकतंत्रात्मक शासन देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है। पहला है विकल्प हित समूह, दूसरा विकल्प है यहाँ पर राजनीतिक दल, तीसरा विकल्प है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दबाव समूह, चौथा है विकल्प इनमें से सभी। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा राजनीतिक दल इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे प्रश्न यहां पर है, प्रश्न संख्या 11, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। पहला है विकल्प जल, दूसरा विकल्प है पवन, तीसरा विकल्प है हिमनद, चौथा विकल्प है ये सभी। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल। क्योंकि पर्वतों पर जब बारिश का पानी ऊपर से गिरता है तो पर्वतों की मिट्टी और मृदा अपरदन क्या है। सबसे पहले तो आपने यदि नहीं पढ़ा है तो आप लोग जान लो कि मृदा अपरदन क्या है। जब मिट्टी किसी भी कारण से एक स्थान से, मान लीजिए इस स्थान से यहां तक चली आई किसी कारण से, जैसे जल के द्वारा यानी बाढ़ के पानी से या हवा के द्वारा या अन्य कारण से,
यदि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटकर चली गई है, इसे ही क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं या मृदा अपरदन कहते हैं। अब पर्वतों पर मिट्टी का कटाव करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन किसे माना गया है? इनमें से सही उत्तर क्या है? जल। क्योंकि जब बारिश होती है तो जल के माध्यम से पर्वतों की मृदा तीव्र गति से अपरदित होती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या यहां पर 12 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है विकल्प राजस्थान, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है झारखंड और चौथा विकल्प है गुजरात। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य में। और मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न और आप लोग तैयार कर लीजिएगा। काली मिट्टी या काली मृदा किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है? उत्तर होगा कपास। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मृदा या सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी किसे माना जाता है? काली मृदा को। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काली मृदा से ही कपास का उत्पादन तीव्र गति से होता है, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और याद करने की ट्रिक है, का से काली मृदा और का से कपास, यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है क्या? उद्योग या निर्माण या व्यापार या फिर मेरे प्यारे बच्चों विनिर्माण। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनिर्माण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पहला है विकल्प ओडिशा, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है असम, चौथा है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है, विदेश व्यापार किनके मध्य होता है? पहला है विकल्प दो प्रदेशों के मध्य, दूसरा विकल्प है दो नगरों के मध्य, तीसरा विकल्प है दो गांवों के मध्य और चौथा विकल्प है दो देशों के मध्य। विदेश व्यापार किनके मध्य होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों दो देशों के मध्य। क्यों? क्योंकि यदि भारत से कोई वस्तु बेची गई और अमेरिका में खरीद ली गई, यदि अमेरिका से कोई वस्तु बेची गई और भारत में खरीद ली गई, तो इस तरह के होने वाले व्यापार को क्या कहा जाएगा? विदेशी व्यापार कहा जाएगा। और यह होता है दो देशों के मध्य यानी बीच। और यदि कोई वस्तु उत्तर प्रदेश से खरीदी गई और गुजरात में बेच ली गई या गुजरात से कोई वस्तु उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। लेकिन जो विदेशों से सामान खरीदी और बेची जाती है उसे कहते हैं क्या? दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता? किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता? पहला है विकल्प उर्वरक, दूसरा तंबाकू, तीसरा चाय, चौथा है कॉफी। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला है विकल्प मेघालय, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है बिहार, चौथा है हरियाणा। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? इसका उत्तर होगा हरियाणा राज्य की। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 18 है,
विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्वास्थ्य, दूसरा विकल्प साक्षरता दर, तीसरा प्रति व्यक्ति आय, चौथा ये सभी। तो विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य भी है, साक्षरता दर भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है, यानी उपरोक्त सभी यानी ये सभी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पर, उपभोक्ता के अधिकारों में क्या होता है? शामिल है, क्या शामिल है? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, दूसरा विकल्प प्रतिनिधित्व का अधिकार, तीसरा विकल्प चुनने का अधिकार, चौथा विकल्प ये सभी। तो उपभोक्ता के अधिकारों में क्या शामिल है? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार भी शामिल है, प्रतिनिधित्व का भी अधिकार शामिल है, चुनने का अधिकार भी शामिल है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी 1985 को, दूसरा विकल्प है 1 जनवरी 1990 को, तीसरा है 1 जनवरी 1993 को, चौथा है 1 जनवरी 1995 को। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा विश्व व्यापार संगठन का जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा में जो पहले प्रकार के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। पहला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? और प्रश्न संख्या 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखिए। और इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आप लोग ध्यान देंगे, प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? और प्रश्न संख्या 3 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए अथवा सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है? आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में बहुदलीय व्यवस्था में प्रजातंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है? और इसके बाद आप देखेंगे खंड बा के प्रश्नों को जो कि होंगे लगभग 150 शब्दों में जिनका आंसर आपको लिखना है। और ये जो प्रश्न होंगे वर्णनात्मक सेकंड प्रकार के, और मेरे प्यारे बच्चों ये होंगे प्रश्न कुल 6 नंबर के, यानी एक प्रश्न होगा 6 नंबर का। आप अच्छे से समझ लें प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 आप देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीयकरण के प्रमुख कारण लिखिए। अथवा में प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधि बताइए। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6, भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, संघवाद क्या है? भारत में संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। अथवा में प्रश्न है भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? इसके 4 लक्षण बताइए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे 8वां है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यहाँ पर अथवा में प्रश्न है असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अथवा में यहाँ पर प्रश्न
प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे 9, प्रश्न संख्या 9 जो होगा मानचित्र से संबंधित होगा। यहाँ पर 9 का के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह है, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 प्लस 1/2 अंकन निर्धारित है। यानी जो इस तरह के प्रश्न आएंगे 9 का के अंतर्गत, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, इसका जो है अंकन आपको कहां पर करना है? मानचित्र में करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए? वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। और चौरी चौरा कांड कहां हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्न हैं और 9 खा के अंतर्गत भी भारत के रेखा मानचित्र में ही आपको 5 प्रश्नों का अंकन करना है। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।